दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? महिलाओं की शादी संबंधी उम्र, श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन, कुटीर उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता, मंगल मिशन। केंद्र सरकार ने अनुभवी राजनेता जया जेटली की अगुवाई में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह समिति महिलाओं के विवाह और मातृत्व की उम्र के सह संबंध की जांच करेगी। यह समिति गर्भधारण और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के साथ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात पर शादी की उम्र के प्रभाव का आकलन तैयार करेगी। भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह योग्य उम्र के बीच एक बहस चल रही है। महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे स्वास्थ्य तर्क यह है कि कम उम्र में बच्चे पैदा करने से जटिलताएं होती हैं, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु न्यूनतम 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महिलाओं की शादी संबंधी उम्र। आज के सेशन का पहला प्रश्न, निम्न में से किसे उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? ऑप्शन है भराड़ीसैंण, गैरसैंण, त्रिकोट, मनकोट या नैनी। भराड़ीसैंण गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भराड़ीसैंण या गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से भराड़ीसैंण गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाए जाने की मांग की जा रही थी। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। भराड़ीसैंण गैरसैंण उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली में पड़ता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सकेगा। उत्तराखंड को वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भराड़ीसैंण गैरसैंण। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने पृथक परिवहन के लिए एक स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड यानी अर्पित का विकास किया है? आईसीएमआर, आईआईटी दिल्ली, भारतीय वायुसेना या डीआरडीओ। भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका पूरा नाम एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी अर्पित है। इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों, आइसोलेटेड स्थानों तथा दूरदराज के इलाकों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड को बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसे विकसित करने में सिर्फ 60,000 रुपए की लागत आई है, जो 60 लाख रुपए तक की लागत वाली आयातित प्रणालियों की तुलना में बहुत कम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भारतीय वायुसेना। तीसरा प्रश्न, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक वित्त आवंटन किया गया है। यह कितना है? 50,500 करोड़ रुपए, 75,608 करोड़ रुपए, 98,455 करोड़ रुपए या 1,01,500 करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाने वाला अब तक का सर्वाधिक निधि आवंटन है। इस कार्यक्रम के तहत 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान के 50% से अधिक है। इस कार्यक्रम के जरिए अब तक 60.80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है। वर्तमान दौर में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण और बागवानी से संबंधित कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1,01,500 करोड़ रुपए। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस संस्थान ने एआई आधारित कोविड-19 परीक्षण किट का विकास किया है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या एम्स। आईआईटी हैदराबाद ने एआई आधारित कोविड-19 परीक्षण किट का विकास किया है, जिसकी लागत केवल 600 रुपये प्रति परीक्षण होगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित परीक्षण किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है, जिससे वायरल संक्रमण के उपचार में ज़्यादा आसानी होगी। इस परीक्षण किट का एक प्रमुख लाभ यह है
कि इसके लिए RT-PCR की आवश्यकता नहीं होती है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में कोविड-19 के रोगियों के इलाज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक स्क्रीनिंग टेस्ट की लागत है, जो टेस्ट किट की उपलब्धता के आधार पर 4500 से 6000 रुपये तक जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी IIT हैदराबाद। पांचवा प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश राज्य ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट और वायु प्रदूषकों को संभालने के लिए एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी APEMC को सौंपी गई है। APEMC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्योगों से किए जाने वाले कचरे के संग्रह को सुव्यवस्थित करेगा। कचरे को श्रेणी के अनुसार खतरनाक या गैर खतरनाक या ई-कचरे के रूप में सुव्यवस्थित करेगा और विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इसका निपटान करेगा। अब तक राज्य में बड़ी मात्रा में तरल और ठोस कचरे जल निकायों, नदियों, नहरों और समुद्र में प्रवाहित हो रहे थे, जिसके चलते राज्य की जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार यह औद्योगिक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित है या है? संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया। यह प्रक्रिया भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू होती है। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। यह पद्धति भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी लागू होती है तथा राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों में भी। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव की यह पद्धति विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों में शामिल नहीं है या है? उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी न किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, प्रत्याशी को विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। कूट हैं केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि इस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। प्रत्याशी को दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो जरूरी है कि उम्मीदवार उन्हें भी धारण करता हो। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपे जाने का नियम है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय देता है वह इस संबंध में अंतिम माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में असत्य है? राज्यसभा में दो प्रमुख पदाधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। तो आइए विश्लेषण देखते हैं। राज्यसभा में दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति तथा उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है या किसी अन्य कारण से राज्यसभा से अनुपस्थित होता है, उस समय उपसभापति सभापति की भूमिका का निर्वाह करता है। उपसभापति का स्थान भी यदि रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को उसके कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी
यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सदस्य होता है, यह कथन असत्य है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जब उपराष्ट्रपति किसी कारण से राज्यसभा में अनुपस्थित होता है, उस समय उपसभापति सभापति की भूमिका का निर्वाह करता है। उपरोक्त में कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इन दोनों को पद निर्वाह करते समय वे सभी अधिकार होते हैं जो सदन की कार्यवाही समुचित रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं, जैसे सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना, मतदान कराना तथा उसका निर्णय सुनाना, कार्यप्रणाली से संबंधित विवादों पर फैसला देना और जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत देना इत्यादि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो, दोनों। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उपसभापति के पद मुक्त होने से संबंधित है या है? यदि उसकी राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए, यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप दे। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राज्यसभा का उपसभापति 3 प्रकार से पद मुक्त हो सकता है। यदि उसकी राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप दे, या फिर यदि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटाए जाने का संकल्प पारित कर दिया जाए। ऐसा संकल्प पारित करने के लिए जरूरी है कि उसके आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो संबद्ध पदाधिकारी कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने सभी BS6 पंजीकृत वाहनों में पंजीकरण विवरण के साथ किस रंग की 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लगानी अनिवार्य कर दी है? ऑप्शन है हरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की या फिर काले रंग की। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।